रात के 1 बज रहे थे। मौसम बहुत खराब था, हवाएं काफी तेज चल रही थी। इतनी तेज कि ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे बारिश भी होने लगी, उसके साथ बिजली भी कड़क उठी। हॉस्पिटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, जहां किसी का भी बिना सेफ्टी के जाना मना था, ऐसा लग रहा था जैसे उस फ्लोर पर कुछ हो, क्योंकि वहां जगह जगह पर पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। तभी लिफ्ट खुली और कुछ लोग अंदर आए। वो 4 लोग थे, उन सब ने एंटीवायरस मेडिकल सूट पहना हुआ था। किसी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो चारों एटीट्यूड से चलते हुए एक वार्ड के सामने रुक जाते हैं। उन चारों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्होंने कांच से अंदर का नजारा देखा। एक ने कहा, आह, इसे इस तरह देखकर कितना मजा आ रहा था। मैं कितनी खुश हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। उसके बोलने के तरीके से और आवाज से ही लग रहा था कि ये लगभग 60 साल की औरत होगी। उसकी बात सुनकर दूसरे ने कहा, सही कहा मॉम आपने, इस लड़की के कारण हमें कितना कुछ झेलना पड़ा। जब से इसने हमारी जिंदगी में कदम रखा था, तब से मुझे वह कुछ भी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। मैं इसे अपनी आंखों के सामने मारते हुए देखना चाहती हूँ। उस लड़की की आवाज में ही नफरत झलक रही थी। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था उसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल होगी। उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर तीसरा इंसान उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स करते हुए बोला, अंडस्को, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा सही नहीं है। और वैसे भी हमने जो चाल चली थी उसके कारण ये लड़की आज इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। यह कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि एक वायरस है जो इसकी बॉडी में पूरी तरीके से फैल चुका है कि अब ये कभी भी सही नहीं हो सकती। ये कुछ वक्त की मेहमान है और जो भी इसके करीब जाएगा वह भी इस बीमारी की चपेट में आकर मर जाएगा। बेचारी पिछले 1 महीने से यहीं पर है, इसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम कहकर वह हंसने लगता है। यह एक आदमी था। वो सब नफरत और अपनी आंखों में एक चमक लेकर कान से अंदर की तरफ देख रहे थे। कहा, एक सिंगल बेड था। उस बेड के चारों तरफ एक वाइट कलर की प्लास्टिक की पॉलिथीन लगी हुई थी। वो बेड पूरी तरह उसे कवर था, लेकिन अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरह सब कुछ देखा जा सकता था। बेड पर एक दुबली पतली सी लड़की लेटी हुई थी, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द भरे एक्सप्रेशन थे। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। वह खुद में ही सिमटी हुई लेटी थी। उसकी उम्र लगभग 23 साल की थी। उसने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया, उसकी आंखों के सामने 5 साल के लड़के का चेहरा आ गया, जो मुस्कुरा रहा था। उस लड़की ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और गहरी गहरी सांस लेने लगी। रूम के अंदर हल्का हल्का अंधेरा था और उसमें उस लड़की का चेहरा ज्यादा तो नहीं, पर जितना नजर आ रहा था उससे पता चल रहा है कि वह बहुत खूबसूरत है, पर कमजोरी के कारण वह पतली हो गई थी। उसने इस वक्त हॉस्पिटल का लोअर शर्ट पहना हुआ था। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ले रही थी, जैसे खुद को शांत कर रही हो। वह बेडशीट को कशरके पकड़ते हुए दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे 4 लोग नजर आए, क्योंकि आधा दरवाजा कांच का बना हुआ था। उस लड़की की आंखों में नफरत नजर आने लगी। वह और भी कसके अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपनी कमजोरी आवाज में बोली, अंडस्को, तुम सब ने मेरे साथ जो किया है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपना माना और तुम लोगों ने मेरे ही पीठ के पीछे छुरा घोंपा। आज मेरी यह हालात सिर्फ तुम्हारे कारण है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण मैं मेरे बेटे से दूर हूँ। पता नहीं 1 महीने उसने जैसे गुजारे होंगे मेरे बिना। वो मेरे बिना पैनिक करने लगता है और उसे इस खराब मौसम से भी बहुत डर लगता है। उसके पास कौन होगा? गॉड प्लीज मेरे दिव्या को सेफ रखिएगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आज तक लड़की ने कभी आंसू नहीं बहाया था। यह शायद पहली बार था जब उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस 1 महीने में उसने बहुत कुछ झेला था। क्योंकि वायरस कोई काम बीमारी नहीं थी, खासकर जब उसका कोई इलाज ही न हो। बाहर खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे, तभी एक डॉक्टर वहां पर आ जाता है। उस डॉक्टर ने भी एंटीवायरस किट पहना हुआ था। उसे देखते ही वह औरत मुस्कुराकर बोली, अंडस्को, डॉक्टर आपको क्या लगता है ये कब तक मर जाएगी? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, मैडम आप जब कहे तब इसे मार दिया जाएगा। वैसे भी अब ये लड़की इस दुनिया के लिए बोझ है, पर इसके बेटे का क्या करना है? वह औरत डेविल स्माइल करते हुए कांच से अंदर मौजूद लड़की को देखकर हंसते हुए बोली, अंडस्को, करना क्या है? फेंक दो इसके पास। डॉक्टर हैरानी से बोले, पर उससे भी। वो औरत उसे रोकते हुए अपनी कड़क आवाज में बोली, अंडस्को, रुद्रानी कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ती। अगर इसका बेटा जिंदा रहा तो क्या पता बड़ा होगा हमारे गले का फंदा बन जाए। इससे अच्छा इन दोनों को अभी ही मार दिया जाए।
कहकर वह हंसने लगी। तभी बिजली कड़की, जिस कारण एक तेज लाइट रुद्रानी जी के चेहरे पर पड़ी, पर मास्क होने के कारण कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय उसके पर्सनैलिटी के। रुद्रानी जी अपने बगल में खड़ी लड़की को देखकर हंसते हुए बोली, अंडरस्को रिया, मैं तुम्हारी प्यारी बहन को इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ, एक काम करो, इसे इस जिंदगी से आज़ाद कर दो। ये बोलते वक्त वह जानबूझकर इमोशनल होने पर ड्रामा करने लगी और फिर जोर से हंसने लगी। रिया अपने बगल में खड़े इंसान की तरफ देखती है, जो कि वही लड़का था जो कुछ देर पहले उसे शांत कर रहा था। वह लड़का डेविल इस्तेमाल करते हुए चला गया। कुछ देर बाद वो एक वार्ड के अंदर से एक 6 साल के बच्चे को लेकर आया। उस बच्चे के एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, वो भी कमजोर लग रहा था और उसके माथे पर भी पट्टी बंधी हुई थी। वो बच्चा दिखने में बहुत क्यूट था, उसने भी अस्पताल की ड्रेस पहनी थी। उसकी काली गहरी आंखें डर से भरी थी। जितनी बार बिजली कड़कती है वह और भी ज्यादा डर जाता है। वह पहले होने लगा था, शायद ऐसे मौसम से उसे कुछ ज्यादा ही डर लगता है। रुद्रानी ने वार्ड का दरवाजा खोलकर उस बच्चे को उस लड़की के वार्ड के अंदर छोड़ दिया। वह लड़की यह सब देख बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उस बच्चों ने डरते हुए जैसे ही बेड पर बैठी लड़की को देखा, वह रोते हुए बोला, अंडरस्को मम्मा। उस बच्चे के हाव भाव से पता चल रहा था वह कितना ज्यादा डर रहा है और कितना ज्यादा दर्द में है। उसने सिर्फ हॉस्पिटल का लोवर और शर्ट पहना था, उसने कोई सेफ्टी एंटीवायरस किट नहीं पहना हुआ था। वह बच्चा आगे बढ़ते हुए फिर से चिल्लाने लगा, अंडरस्को मम्मा मम्मा। वो लड़की और भी ज्यादा घबरा कर बेड के कोने में खिसकते हुए बोली, अंडरस्को नहीं दिव्य, मेरे पास बताओ दिव्य, मुझसे दूर रहो प्लीज बेबी। उस लड़की का दिल तड़प उठा जब उसने दिव्या की हालत देखी। उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। जैसे बाहर बिना रुके बरसात हो रही थी, वैसे ही उस लड़की की आंखों से भी बरसात हो रही थी। उसने कभी भी अपने बेटे की ऐसी हालत को इमेजिन नहीं किया था। वह गुस्से से दरवाजे की तरफ देखकर बोली, अंडरस्को तुम लोगों ने क्या किया है मेरे बेटे के साथ? इसको पकड़ो, इसे मेरे पास मत आने दो। उद्धरण चिन्ह। वो दिव्या से और भी दूर जाने की कोशिश करती है। रुद्रानी हंसते हुए बोली, अंडरस्को क्या हुआ? लविष्य का रोना आ रहा है अपनी हालत पर या फिर अपने नाजायज बेटे की हालत पर, जिसके बाप का अता पता ही नहीं, कहकर वह हंसने लगती है। लविष्य का, जिसे लोग लव भी कहते थे। वह गुस्से में बोली, अंडरस्को आपको जो भी नुकसान पहुंचाना है मोम मुझे पहुंचाइए, मेरे बेटे को इसमें लाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, उसके बावजूद आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? दिव्या आपका भी कुछ लगता है, प्लीज उसे मेरे पास आने से रोकिए। दिव्या आगे बढ़ता उससे पहले ही रिया उसे भड़काते हुए बोली, अंडरस्को देखा दिव्या, मैंने कहा था ना तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती, उन्होंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। 1 महीने तक तुमसे मिली नहीं और अब देखो कैसे तुम्हें खुद से दूर कर रही। वह एक बुरी माँ है। अगर अच्छी माँ होती तो तुम्हारे पास होती। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ये तुमसे मिलने भी नहीं आई, तब मैं थी जिसने तुम्हारी देख रेख की। दिव्य छोटा बच्चा था, ऊपर से इन 1 महीना में बाकी सब लोगों ने उसे बहुत भड़काया था। दिव्य को नहीं पता था उसकी मॉम के साथ क्या हुआ है। बस उसके छोटे से दिमाग में यह बात रह गई कि उसकी माँ को उसकी चिंता नहीं है और इस 1 महीने में को उससे मिलने भी नहीं आई। ये सारी बातें दिव्य के दिमाग में चल रही थी। वह लव की तरफ देखता है तो लव खुद को मजबूत करते हुए इस बार हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को दिव्य जाओ यहाँ से। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर दिव्य डर जाता है। वह गुस्से में बोला, अंडरस्को आई हेट यू। आप दिव्य से प्यार नहीं करती हैं, आप दिव्य से मिलने भी नहीं आए जब दिव्य को चोट लगी थी। रिया मासी अच्छी है, आप बुरी हो गई हैं। इतना कहकर वह रोने लगता है। धीरे धीरे उसे पैनिक अटैक आ रहे थे। दिव्य इतना ज्यादा रोने लगता है कि उसके नाक से खून बहने लगा। ये देखकर लव तुरंत बेड से खड़ी हो गई और उस पॉलीथीन से बाहर निकलते हुए हाथ जोड़कर रुद्रानी से बोली, अंडरस्को प्लीज इसे लेकर जाए, इसे इलाज की जरूरत है। मैं इसके पास नहीं जा सकती, इसे फिर से पैनिक अटैक आ रहे हैं, इसे इलाज की जरूरत है। रुद्रानी के पीछे खड़ा आदमी हंसते हुए बोला, अंडरस्को द ग्रेट ब्रांच रंधावा की बीवी हाथ जोड़ रही, आह मुझे बहुत अच्छा लग रहा। वैसे तुम्हारे बेटे की दवा तो तुम खुद हो, पता है ना? तुम्हारे बिना इस 1 महीने में कई बार उसे पैनिक अटैक आ चुके हैं। बेचारा दवाएं और डॉक्टर के कारण ही किसी तरह जिंदा था, पर देखो अभी वह तुम्हारे लिए तड़प रहा है। उसे बस तुम चाहिए, तुम इसके पास जाओ फिर वो सही हो जाएगा। जाओ मदद करो अपने बेटे की, हमने 1 महीने तक उसे जिंदा रखा, अब तुम उसे बचाओ। वैसे चाहो तो अपने हस्बैंड को बुला दो, पर वो तो किसी काम का नहीं, वो किसी को छू भी नहीं पाता। बेचारी को बचपन से एलर्जी जो है। वह हंसने लगता है।
लव ने कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। दिव्य की ऐसी हालत देख नहीं पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी, पर किसी तरह वह खुद को संभाल कर रुद्रानी की तरफ देखकर बोली, प्लीज दिव्य को बचाए। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आप हमेशा रिया की साइड लेती हैं, मेरी नहीं। मैंने कभी शिकायत नहीं की है, पर प्लीज इस बार मेरे बेटे को बचा लीजिए। रुद्रानी की आंखों में नफरत दिखने लगी। वह चीखते हुए बोली, मुझे माँ कहना बंद करो। नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ, मेरी असली बेटी रिया है। ये सुनकर सभी हंसने लगे, पर लव शॉक हो गई। उसका शॉकिंग एक्सप्रेशन देखकर रिया एटीट्यूड से बोली, तुम्हें पता नहीं है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ। असल में मैं तुम्हारी जिंदगी जी रही हूँ लव। आज तक तुमने जिसे अपनी माँ माना, असल में वह मेरी असली माँ थी। मैं उनकी असली बेटी हूँ और तुम माहेश्वरी खानदान की असली बेटी हो। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है और मेरे प्यार मॉम डैड तुम्हारे असली मॉम डैड हैं। पर क्या करूँ, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं उनकी असली बेटी बन गई और तुम मेरी माँ की बेटी बन गई। इसके साथ ही सबकी नज़रों में एक विलन भी। ये सब सुनकर लव बहुत ज्यादा शॉक थी, पर उसे सिर्फ दिव्य की चिंता थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि रुद्रानी हंसते हुए बोली, आज तक मैं तुम्हारे साथ प्यार से इसलिए पेश आती थी ताकि तुम कभी भी सच तक न पहुंच पाओ और मेरी बेटी रिया तुम्हारी जिंदगी जिए। अब तुम मर जाओगी तो मेरी बेटी हमेशा के लिए माहेश्वरी खानदान की असली बेटी बनके रह जाएगी। तुम्हें तो मैंने मरने के लिए पैदा होते ही नदी में फेंक दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे जिंदा बच गई। इतना कहते ही उसकी आंखों में नफरत झलकने लगी, पर अब लव कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। वह दिव्य की हालत देखकर तड़प रही थी। इस बार वो लाचार होकर हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। हाथ जोड़ती हूँ, मैं वह करूंगी जो तुम सब चाहते हो। दिव्य तड़प रहा था, उसके नाक से और भी ज्यादा खून बहने लगा। वो लव की तरफ उसे पुकारते हुए बढ़ने लगा। लव अपनी जगह से खड़ी थी और रूम के दूसरे कोने में जाकर खड़ी हो गई। वह डरते हुए बोली, नहीं, मेरे पास मत आओ, प्लीज प्लीज, कोई मेरी मदद करो। डॉक्टर डॉक्टर, प्लीज इसे रोकिए, कोई तो आओ प्लीज। लव बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर दिव्य रोते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे पर खड़े सभी लोग हंस रहे थे। लव सोच भी नहीं सकती थी कि अगर दिव्य ने उसे छू लिया तो उसको क्या हो जाएगा। लव ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, पर दिव्य उसके पास ही आ रहा था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। इस वक्त दिव्य और उसके बीच केवल 15 मीटर की दूरी बची थी। लव अपना सिर नमे हिलाते हुए रो रही थी। वह दीवार पर एकदम कोने में थी और दिव्य उसे देखकर रोने लगा। मम्मा कंटिन्यू। क्या दिव्य छू लगा लव को? कौन है द्रांश? क्या वो आएगा बचाने दिव्य को? जानने के लिए बने रहे। बाहर बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल के बाहर तभी एक कार तेजी से आकर रुकी। उस कार के ड्राइविंग सीट की तरफ का दरवाजा खुला और उसमें से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला। उस आदमी की हाइट लगभग 6 फुट 4 इंच थी। उसकी उम्र 33 साल थी। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, हाथों में ग्लव्स थे, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था और उसके चेहरे पर मास्क का था। उसकी पूरी बॉडी ढकी हुई थी और एक हिस्सा भी रिवील नहीं हो रहा था। उसकी पर्सनैलिटी बेहद डोमिनेटिंग थी और उसका आसपास का ऑरा बहुत ही डरावना था। देखकर पता चल रहा था कि यह कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वह आदमी जैसे ही कार से बाहर निकला, वह बारिश की बूंद में भीगने लगा। उसने अपनी कठोर नज़रों से हॉस्पिटल को देखा और फिर अंदर की तरफ जाने लगा। उसके चलने के तरीके से ही पता चल रहा था कि वह कितनी जल्दी में है। अंदर रुद्रानी, रिया और उस आदमी के साथ एक और इंसान खड़ा था, जिसे देखकर पता नहीं चल रहा था कि वह लड़का है या लड़की, यंग है या बूढ़ा। वह अभी तक चुप खड़ा था और अंदर लव को देख रहा था। रुद्रानी उस इंसान को देखते हुए मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, तुम क्यों चुप हो? तुम भी कुछ बोलो। पर उस इंसान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा रहा। तभी उसके पास खड़े आदमी ने मुंह बनाकर कहा, अंडस्को, अरे आंटी, इसके मुंह में दही जमा हुई है, इन्हें कुछ भी नहीं कहना है। सब हंसने लगे। फिर वह आदमी रोती हुई लव को देखकर बोला, अंडस्को, मैं तो कहता हूँ अपने पति को बुलाओ। कहाँ है वह द्रांश? अरे मैं तो भूल ही गया। 1 महीने पहले बेचारा एक बिजनेस मीटिंग में गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम उस जैसे बीमार इंसान को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मान लेती तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। पता नहीं उस बीमार आदमी को इतनी खूबसूरत और इंटेलिजेंट बीवी कहाँ से मिल गई, और पता नहीं ये बच्चा किसका है।
पर तुम भी बेवकूफ़ थी लव, जो उससे शादी कर बैठी। उसे तो तुमसे कभी कोई मतलब भी नहीं था, वो कभी तुमसे मिलने भी नहीं आया। तुम पहली ऐसी पत्नी हो जिसने आज तक अपने हस्बैंड को भी नहीं देखा होगा। तुम बहुत बदनसीब हो, अगर तुमने मुझसे शादी की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लव गुस्से में बोली, अंडरस्को शट अप। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मिस्टर रंधावा के दोस्त हो और तुम उनकी ही बीवी के बारे में ऐसी घटिया बातें बोल रहे हो। रुद्रानी जी हंसते हुए बोली, अंडरस्को तुम मरने वाली हो, उसके बावजूद तुम्हारा ये गुस्सा अभी तक बरकरार है। देखो तुम्हारा बेटा कैसे तड़प रहा है, उसे बचाओ जाकर पहले, कहीं मर ना जाए। वैसे भी हम तो तुम दोनों के मरने का इंतजार ही कर रहे हैं। जैसे ही तुम दोनों मरोगे हम तुम्हें ठिकाने लगा देंगे, फिर तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म। मैं लोगों के सामने 2 आंसू बहाऊंगी कि मेरी बेटी एक घटिया इंसान थी जो किसी और के साथ भाग गई। लोग भी मेरी बातें विश्वास करेंगे, क्योंकि तुम एक छोटे परिवार में पली बड़ी थी, तो लोग सोचेंगे तुम घटिया ही हो। वैसे भी लोगों के सामने तुमने खुद अपनी इमेज पर बर्बाद करी थी। भले ही तुमने ये सब रिया के लिए किया था, पर तुम्हारी इमेज तो बर्बाद हो ही गई। तुमने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी और अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारे मरने के बाद मेरी बेटी तुम्हारी पहचान लेकर जिंदा रहेगी। और तुम्हें एक राज की बात बताओ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमने कराया था, कहकर गुस्से में भींचने लगी। लव का दिल टूट चुका था, क्योंकि आज तक उसे लगता था रुद्रानी ही उसकी असली माँ है, पर असल में वह उसकी असली माँ नहीं थी। उसकी असली माँ तो वह इंसान थी जिसकी बेटी रिया बन के रह रही थी। उसने सामने सभी लोगों पर बहुत विश्वास किया, पर जो इंसान अभी भी चुप खड़ा था वह उसे नहीं पहचान पा रही थी। लव की आंखें लाल हो गई थीं। वह अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से से बोली, अंडरस्को आप सब ने जो किया है उसके लिए आप सबको जरूर सजा मिलेगी। रिया एटीट्यूड से बोली, अंडरस्को तुम सजा दोगी, जो खुद मरने वाली है। तुम्हें तो पता भी नहीं है कौन कौन तुम्हारा बुरा चाहता है। इनफैक्ट तुम्हारे अपने ही हैं जो तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। अगर तुम यहाँ ना आती तो अब तक तुम एक अच्छी जिंदगी जी रही होती, बेकार में ही आ गई। अब मरो। दिव्य और भी ज्यादा करीब आ गया था। लव ने हार मान ली थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, मगर तभी सभी के कानों में किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। रिया, रुद्रानी, वह आदमी और उनके साथ खड़े डॉक्टर और उस मिस्टीरियस इंसान की आंखें छोटी हो गईं। वो लोग जल्दी से दूसरे रूम में छुप गए। तभी एक आदमी भागते हुए आया और एकदम से लव की वार्ड में चला गया। लव इस आवाज को सुनते ही अपनी नज़र उठाकर सामने देखती है तो उसे एक हट्टा कट्टा आदमी दिखा, मगर उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। वह उसे देख नहीं पा रही थी, मगर जितना उसने द्रांश के बारे में सुना था वह समझ गई कि उसके सामने खड़ा इंसान द्रांश ही है। उसे देखते ही लव की आंखों में गुस्सा दिखने लगा, क्योंकि यह वही इंसान था जिसने अपने असिस्टेंट को भेजकर उससे कहा था कि वह दिव्या की जिम्मेदारी लेगा। पर अगर उसने दिव्या की जिम्मेदारी ली होती तो आज दिव्या इस हालत में यहाँ ना होता। लव गुस्से में खड़ी हो गई। वह उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अंडरस्को क्या तुम यहाँ पर मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो या फिर मेरे बेटे को मरते हुए देखने आए हो? तुमने उसकी जिम्मेदारी ली थी ना। आज तक तो तुम कभी भी हमारे सामने भी नहीं आए, तो अब क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। आई हेट यू। सामने द्रांश खड़ा था। वह एक रोबोट की तरह अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसने अपनी नजरें घुमाई तो देखा कि दिव्य लव की तरफ जा रहा था। दिव्य लव को टच करता इससे पहले ही द्रांश दिव्य को पकड़ लेता है। दिव्य और जोर जोर से रोते हुए अपने हाथ पैर चलाने लगता है। उसके इतने जोर से रोने की वजह से लव अपनी भीगी पलकों को उठाकर उसे देखती है। लव को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह द्रांश से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अंडरस्को प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। द्रांश देखता है कि लव कितनी बेबस लग रही है। वह अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगता है। ये देखकर लव एक राहत की सांस लेते हुए फिर से जमीन पर बैठ जाती है। दिव्य रो रहा था। वह छटपटाते हुए बोला, अंडरस्को मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। मम्मा आई हेट यू, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। वह इसी तरह रोए जा रहा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। लव अपनी नज़र उठाकर सामने देख नहीं पा रही थी। वही द्रांश दिव्य को वार्ड के बाहर निकाल देता है, पर अचानक वह वार्ड के अंदर आता है और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया।
वह धीरे धीरे लव की तरफ बढ़ने लगता है। लव को जैसे ही ये एहसास हुआ, वह हैरानी से अपने सिर को ऊपर करके द्रांश को देखती है। उसे अपने पास आता देख वह घबराते हुए बोली, अंडस्को, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? द्रांश ने दिव्य को छुआ था, इसलिए उसे धीरे धीरे बेचैनी हो रही थी। अब उसकी आंखें एकदम साफ नजर आ रही थीं, जो कि बेहद लाल हो चुकी थीं। द्रांश एकदम से जाकर लव को गले लगाने वाला था, पर लव जल्दी से दूसरी साइड चली जाती है। वहीं दूसरे वार्ड में रुद्रानी वही थी। वह जल्दी से बाहर निकल आई। उसने देखा दिव्य लव के वार्ड के दरवाजे को पीटते हुए रो रहा था और वह लगभग बेहोश होने वाला था। उसके होठों पर डेविल स्माइल लगी। उसने अपने साथ मौजूद आदमी से कहा, अंडस्को, अथर्व, इस वार्ड को जला दो, आग लगा दो, ताकि वो दोनों बाहर ना निकल पाएं। आज हम एक साथ 3 शिकार करेंगे। द्रांश भी मरेगा, लव भी मरेगी और यह बच्चा भी मरेगा। कहकर वह हंसने लगी। अथर्व के होठों पर भी डेविल स्माइल आ गई थी। वह द्रांश का फ्रेंड था, मगर उसके कई गलत इरादे थे। द्रांश वहां से चला तो गया, लेकिन दिव्य के साथ नहीं गया, क्योंकि वह लव के वार्ड में गया था। धीरे धीरे दिव्य के नाक से और भी ज्यादा खून बहने लगा। उसके पूरे कपड़ों में खून नजर आने लगा था और वह वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगा था। ये पैनिक अटैक दिव्य की जान ले सकता था। रुक्मणी जी, रिया और वह मिस्टीरियस इंसान खड़े सब कुछ देख रहे थे और सब मुस्कुरा रहे थे। अंदर लव अपनी जगह पर जम गई थी। वह द्रांश को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए बोली, अंडस्को, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता भी है अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम भी मर सकते हो? मेरे पास मत आओ, रुक जाओ वहीं पर, प्लीज। कोई है? डॉक्टर, डॉक्टर। लव द्रांश से भाग रही थी, पर द्रांश काफी तेज था। वह एकदम से लव के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी आगोश में ले लेता है। लव का शरीर कांप रहा था। वह सिसकते हुए बोली, अंडस्को, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया है? यह क्या कर रहे हो तुम, डॉक्टर? लव ने बहुत मना किया, पर द्रांश उसे नहीं छोड़ता है और धीरे धीरे लव को अपनी बाहों में लेकर उसने अपना मास्क निकाल दिया। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी। लव रो भी रही थी, इसीलिए उसने द्रांश के चेहरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने द्रांश की करीबी को महसूस किया। द्रांश उससे बहुत लंबा था। जैसे ही लव अपने सर को ऊपर करके द्रांश को देखने वाली थी, द्रांश नीचे झुका और उसने एकदम से लव को किस कर लिया। लव की आंखें फैल गईं। ये उनकी पहली किस थी, पर उसके आंसू और भी ज्यादा बहने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आदमी समझता क्यों नहीं कि उसे बीमारी है, और अब उसे भी हो चुकी थी। वह छटपटाती है, मगर द्रांश उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका मन नहीं करता। लगभग 10 मिनट बाद द्रांश लव से दूर हुआ। लव ने उसे देखने की कोशिश की, पर वह फिर से द्रांश को नहीं देख पाई, क्योंकि बाहर से दिव्य के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। द्रांश का हैंडसम चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ने लगा था, क्योंकि उसे एलर्जी होने लगी थी। उसे चक्कर आने लगे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अथर्व केरोसिन लेकर आ चुका था। उन सब ने वार्ड के बाहर केरोसिन को छिड़क दिया, पर किसी ने अभी भी दिव्य को नहीं छुआ, क्योंकि सबको लग रहा था शायद लव के पास जाने से उसे भी बीमारी हो चुकी है। उन सभी ने वार्ड के हर तरफ केरोसिन को छोड़ दिया। अब रुक्मणी के हाथों में एक लाइटर था, जिसमें आग जल रही थी। रुक्मणी लाइटर को जलाते हुए डेविल स्माइल करके बोली, अंडस्को, ओम भूर्भुवः स्वाहा। भगवान जी, इन तीनों मुसीबतों को अपने पास बुला लीजिए और मुझ पर कृपा करिए। आखिरकार मैं आपकी परम भक्त जो ठहरी, एक बार यह मर जाएं, मैं आपके पूरे 301 लड्डू चढ़ाऊंगी। कहकर वह हंसने लगी। अंदर लव को भी चक्कर आने लगा था। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसने जैसे ही द्रांश को देखा, द्रांश घुटनों के बल बैठा था। द्रांश के चेहरे पर रेशेस पड़ गए थे। वह अब ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। उसे इस तरह से देखकर लव किसी तरह उसके पास जाती है। अंडस्को, है उठो, तुम्हें क्या हो रहा है? पर तभी उसे याद आता है कि द्रांश को एलर्जी है, तो वह उससे जल्दी से दूर हो जाती है और घबराते हुए बोली, अंडस्को, तुम। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे जलने की महक आई। उसने नजरें घुमाई तो उसके वार्ड में धुआं ही धुआं भर रहा था और दरवाजा भी जल रहा था। इसके साथ ही दिव्य की और भी जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, अंडस्को, मम्मा, मम्मा। लव का दिल कांप उठा। वह दरवाजे के पास जाकर आग को देखते हुए घबरा कर बोली, अंडस्को, दिव्य, क्या तुम दरवाजे के पास हो? बेबी, वहां से हटो, प्लीज।
लव का दिल बैठ जा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी क्या करें। वह दरवाजे को और भी जोर से खटखटाती है और हेल्प मांगती है, पर कोई फायदा नहीं था। इतना बेबस उसने कभी महसूस नहीं किया। उसने देखा, वही एलर्जी के कारण द्रांश की हालत और खराब हो रही थी। उसे तुरंत ही इलाज की जरूरत थी। लव वहीं पर बैठ जाती है, क्योंकि वह किसी की मदद नहीं कर सकती थी। वह अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाए, अंडरस्को प्लीज, कोई तो हेल्प करो हमारी, प्लीज मॉम, प्लीज मेरी हेल्प करिए। आपको मुझे मारना है मार लीजिए, पर दिव्या और द्रांश को कुछ मत करिए। उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, प्लीज। पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाहर सभी लोग आग को देखकर हंस रहे थे। धीरे धीरे आग पूरे वार्ड में फैलने लगी। अब तक आधे से ज्यादा वार्ड जल चुका था। उस आग में लव फंसी थी। वह दरवाजे को खटखटाकर बोली, अंडरस्को प्लीज मॉम, मेरी हेल्प करिए। वह चिल्ला रही थी। तब तक द्रांश अपनी जगह से उठ गया और दीवार के सहारे धीरे धीरे लव के पीछे खड़ा हो गया। लव को जब यह महसूस हुआ तो वह डर गई। द्रांश उसे पीछे से पकड़ लेता है। उस आग से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लव अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर दी। वह अब रो भी नहीं सकती थी। तभी द्रांश अपनी भारी और कर्कश आवाज में बोला, अंडरस्को बेबी गर्ल। उसकी आवाज बहुत ही कर्कश थी। ऐसा लग रहा था वह ज्यादा न बोलता हो, पर उसकी दमदार आवाज इस वक्त लव को और रुला रही थी। वह उसकी तरफ पलटकर उसके कॉलर को पकड़कर बोली, अंडरस्को क्या तुम दिव्या को लेकर जा नहीं सकते थे? उसने इतना कहा ही था कि द्रांश हल्का सा मुस्कुराया, मगर धुआं हर तरफ फैल चुका था। अभी भी लव ने उसका चेहरा नहीं देखा था। धीरे धीरे लव धुएं के कारण बेहोश होने लगी। दोनों ही जमीन पर गिर गए। लव का चेहरा द्रांश के सीने पर था। उसे सांस नहीं आ रही थी। वह कहने लगी, अंडरस्को ये सब मेरे कारण हो रहा है। मैंने मेरे दिव्या को खो दिया। मेरे कारण ये हुआ। सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। आपने यह अच्छा नहीं किया। आप सब ने यह अच्छा नहीं किया। आई हेट माई सेल्फ। सब मेरे कारण हो रहा है। वह ऐसा ही बड़बड़ा रही थी। धीरे धीरे आग पूरे वार्ड में फैल गई। वार्ड में इतना धुआं हो गया था कि अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। हर तरफ बस आग फैली हुई थी। एकदम शांति फैली हुई थी। ये शांति किसी को भी डरा दे सकती थी। बाहर मौसम बहुत खराब था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। रुक्मणी जी, अथर्व, रिया और वह मिस्टीरियस इंसान बहुत खुश थे। वो सभी वहां से निकल चुके थे। तभी बिजली कड़की और बिजली सीधा हॉस्पिटल के पास गिरी। आसपास के तार जलने लगे और साथ ही वह अस्पताल भी ब्लास्ट होने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी, पर बारिश की बूंदें भी इस आग को बुझा नहीं पा रही थी। मौसम और भी ज्यादा खराब होने लगा। बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थीं। तभी एक जोर की बिजली कड़की। बिजली के कड़कने से एक लड़की चौंक गई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगीं। उसकी मुट्ठी आपस में बंधी थी। उसकी पलकें हिल रही थी। बारिश की बूंदें लगातार उसके शरीर को भिगो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह कोई बुरा सपना देख रही है और एकदम से उठकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें खोलकर आसपास देखा तो उसे सिर्फ अंधेरा नजर आया। ये देखकर वह लड़की हैरान हो गई। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह अपने सर पर हाथ रखकर दर्द भरी आवाज में बोली, अंडरस्को मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? वह एक झटके से खड़ी होकर आसपास देखने लगी। उस लड़की ने इस वक्त ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी। कुछ ही दूरी पर हेलमेट और एक स्पोर्ट बाइक पड़ी हुई थी। देखकर साफ पता चल रहा था कि अभी अभी ही एक्सीडेंट हुआ था। उस लड़की के माथे पर छोटी सी खरोच थी। वह बहुत गोरी थी। यह कोई और नहीं बल्कि लव थी। लव के चेहरे पर थोड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही थी, पर उसका सुंदर सा चेहरा बारिश में भीगने के कारण और भी ज्यादा गोरा लगने लगा था। जिस तरह वह बहुत आकर्षक लग रही थी, लव को चक्कर आने लगा। वह किसी तरह खुद को संभालने के लिए पास वाले पेड़ पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी। यह एक सुनसान सड़क थी। यहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं था। लव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह वही घुटनों के बल जमीन पर बैठकर और अपने सर पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को ये सब क्या हो रहा है? कंटिन्यू। क्या लव लेगी अपनी मौत का बदला? क्या उसे पता चलेगा कि हुए है उसका पुनर्जन्म? क्या इस जन्म में वो द्रांश को देख पाएगी? जानने के लिए बने रहे लव घुटनों में अपना सिर छुपाकर बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसे सिर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर की सारी नसें एक साथ फट रही हों।
लव घुटनों के बल बैठकर तेज चीखी, आह। उसकी चीख उस सुनसान एरिया में गूंज उठी। कुछ पक्षी जो पेड़ पर बैठे थे उसकी तेज चीख सुनकर उड़ने लगे। लव भले ही पेड़ के नीचे बैठी थी, मगर बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वह फिर भी भीग रही थी। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और आसपास देखने लगी। उसकी काली गहरी आंखें बहुत ही आकर्षक लग रही थीं, इतनी कि कोई भी उनमें खो जाए। पर इस वक्त उसकी आंखों में सिवाय कन्फ्यूजन के कुछ नहीं था। लव किसी तरह उठकर सड़क के बीचों बीच आ गई और चारों तरफ देखकर अपने एक हाथ से अपने सिर को पकड़कर दर्द भरी आवाज में बोली, आखिर यह हो क्या रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या मैं वार्ड में नहीं थी? क्या मुझे जलाया नहीं गया था? क्या मुझे बीमारी नहीं हो गई थी? फिर मैं यहाँ कैसे? क्या वह सब मेरा सपना था? और यह एक्सीडेंट ये तो तब हुआ था जब मैं दिव्य से मिलने जा रही थी। आखिर मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करती है। तो धीरे धीरे उसकी पिछले जन्म की यादें उसकी आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह घूमने लगी। उसे सब याद आने लगा, उसकी शादी, उसका कभी द्रांश से न मिलना, अपनों का धोखा, और आखिर में जब उसे वार्ड में रखा गया था और कैसे दिव्य रो रहा था। हर एक चीज उसे सही याद आने लगी, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। एकदम से उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बेहद लाल थीं। एक गहरी ठंडी सांस लेकर वो खुद को शांत करती है। उसके बाद अपने हेलमेट को उठाकर उसने खुद से कहा, आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा था? क्या इस एक्सीडेंट के कारण मेरे दिमाग पर कोई गहरा असर पड़ा है? मैंने तो कभी कोई शादी नहीं की, फिर यह सब क्या है? शायद मुझे एक बार डॉक्टर से मिलकर खुद का चेकअप कराना चाहिए। लव को लग रहा था कि शायद उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए वह कुछ भी इमेजिन कर रही है। वह अपने पिछले जन्म को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह ऐसी चीजों में विश्वास नहीं रखती थी। उसने सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया, लेकिन फिर भी दिव्य की वह दर्द भरी चीखें वह इग्नोर नहीं कर पा रही थी। और ना ही आखिरी में जब द्रांश ने उसे किस किया था, वह एक बार अपने होठों को छूती है। वह एक नया एहसास था जो उसकी दिल की गहराइयों में उतर गया था। वह जल्दी से अपने सिर को झटकती है और लड़खड़ाती हुई कदमों से अपनी बाइक को उठाकर उस पर बैठी और हेलमेट लगाकर बाइक को स्टार्ट कर दिया। वह तेजी से बाइक को चला रही थी। हवाएं भी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। कुछ देर बाद लव की बाइक एक अस्पताल के सामने रुकी। लव बाइक से उतरकर अपने हेलमेट को निकालती है। उसके सिर में अभी भी दर्द हो रहा था। वह नजरें उठाकर अस्पताल को देखती है, फिर अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने के बाद वह अस्पताल के अंदर चली गई। उसके माथे पर अभी भी थोड़ी सी खरोच के निशान था और वह लंगड़ा कर चल रही थी। कुछ देर बाद वह एक वार्ड के बाहर पहुंचती है, जहां पर एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। इस आवाज को सुनते ही लव अपना सिर मन में हिला देती है। वह अपने बालों को सहलाते हुए बोली, ये लड़का भी ना मेरे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। वह जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गई, वार्ड के अंदर एक 3 साल का बच्चा बैठा था। वह बहुत क्यूट लग रहा था, पर वह जोर जोर से रो रहा था। रोने के कारण उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, खासकर उसकी नाक, जो उसे और क्यूट बना रही थी। उस लड़के ने अस्पताल की ड्रेस पहनी थी, उसे एक नर्स संभाल रही थी। जैसे ही उस बच्चे ने लव को देखा, वह अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए और जोर से चिल्लाया, मम्मा। लव की भौहें सिकुड़ गईं। वह उस बच्चे के पास जाकर उसके बालों को सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोली, दिव्य, कितनी बार कहा है इतना रोते नहीं है, और मम्मा अभी भीग गई है, मुझे पहले कपड़े चेंज करना है, तुम नर्स दीदी के साथ बैठो। ओके। नर्स एक चैन की सांस लेते हुए बोली, लव, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो परेशान हो गई इसे समझा कर। कितना रोता है ये, इसने आज मुझे पूरे अस्पताल में भगाया। पता है मैंने इसे कितनी बार सूप पिलाने की कोशिश की, पर हर बार इसने सूप जमीन पर फेंक दिया और कॉरिडोर में फर्श पर लेटकर जिद कर रहा था कि इसे तुमसे मिलना है। इसने तो गार्डन के पेड़ों को भी उखाड़ने की कोशिश की। उसकी शिकायत सुनकर लव दिव्य को घूर कर देखती है। दिव्य एक अच्छे बच्चे की तरह बेड पर बैठ गया है और तिरछी नजरों से नस को ऐसे देखने लगा जैसे बोल रहा हो, बाद में मिलना, फिर बताता हूँ। वह मासूम सा चेहरा बनाकर लव से बोला, दिव्य एक अच्छा बच्चा है, वह शैतानी नहीं करता। लव अपना सिर ना में हिलाते हुए अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम में चली जाती है। यह एक वीआईपी वार्ड था। दिव्य की अचानक तबीयत खराब हो गई थी
और ऊपर से वह जब से पैदा हुआ था तब से ही बहुत कमजोर था, इसलिए डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट करने के लिए कहा था। तब से दिव्य हॉस्पिटल में रहता था और लव भी उसके साथ रहती थी, क्योंकि लव के बिना दिव्य नहीं रह सकता था। कुछ देर बाद लव अपनी ड्रेस चेंज करके आई। उसने एक शॉर्ट और लूज टी शर्ट पहनी थी। उसने बाल खोले थे क्योंकि उसके बाल गीले थे। उसके घुटनों की चोट साफ दिख रही थी। नर्स घबराते हुए बोली, अंडरस्को, लव, तुम्हारे तो घुटनों में चोट लगी है और सिर पर भी। मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। और यह सब कैसे हुआ? नर्स काफी वक्त से दिव्य का ध्यान रखती थी। लव को ज्यादा किसी से क्लोज रहना पसंद नहीं था और यह नर्स कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। लव उसे रोकते हुए बोली, अंडरस्को, तुम दिव्य का ध्यान रखो। मुझे डॉक्टर से पर्सनली कुछ बात करनी है। उसके बाद वह दिव्य को देखती है, जिसका चेहरा अब फिर से रोने जैसा हो गया था, जैसे वह किसी भी पल रो देगा। लव ये देखकर एक उंगली से अपने माथे को सहलाकर बोली, अंडरस्को, अब फिर से रोना मत। खबरदार, अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू तुम्हारे गालों पर आए तो। दिव्य जो गला फाड़कर रोने वाला था, वह सिसकने लगता है। नर्स गुस्से से बोली, अंडरस्को, लव, क्यों इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? बच्चा है ये। लव आगे कुछ नहीं बोली। वह दिव्य के माथे पर किस करती है और वहां से चली जाती है। पिछले जन्म में दिव्य का तो रोना उसे बेचैन कर रहा था, इसलिए अभी वह उसके पास नहीं जा रही थी। कुछ देर बाद लव कॉरिडोर्स होते हुए दिव्य के पर्सनल डॉक्टर के पास जा रही थी। अचानक एक आदमी भागते हुए आया और लव उससे टकराकर गिरने लगी। पर वह गिरती उससे पहले ही उस आदमी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे सही से खड़ा कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि लव कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। ऊपर से वह अपनी ही सोच में गुम थी। पर जब अपने सेंस में वापस आई, तब तक वह आदमी भागते हुए उसके पास से जा चुका था। लव गुस्से में उसकी तरफ देखती है। उसकी पर्सनैलिटी देखकर वह अपनी जगह पर जम गई। उसके दिमाग के सारे तार हिल गए थे। उसकी बॉडी जैसे कांपने लगी थी। डर के कारण उसका दिल धड़कने लगा था। वह अपनी मुट्ठी कसती जा रही थी। वह इस आदमी को देखना नहीं चाहती थी। तभी वह आदमी एकदम से पीछे मुड़ा। उस आदमी का चेहरा देखकर लव अपनी जगह पर जम गई और उसकी आंखें कठोर होने लगीं। डर से उसकी बॉडी कांप गई थी। उसने बहुत ही मुश्किल से अपने दिमाग को शांत किया कि जो कुछ भी उसे याद आ रहा था वह सब बस एक वहम था। मगर इस इंसान को देखते ही उसने अपना सिर पकड़ लिया। वह इंसान मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, सॉरी मिस। लव दीवार को पकड़कर खड़ी हो गई। उसे चक्कर आने लगा था। वह बेहोश होने लगी थी। उसकी बॉडी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, अंडरस्को, तुम। वह पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लव के बाहर निकलने तक दिव्या ने अपनी रोने को कंट्रोल किया था, पर उसके निकलते ही वह गला फाड़कर रोने लगा। इस वक्त दिव्या सिर्फ 3 साल का था। तभी वह नर्स दिव्या को गोद में उठाकर उसे शांत कराते हुए बोली, अंडरस्को, अरे मेरे सपनों के राजकुमार, 2 बार तुम्हें पैनिक अटैक आ चुके हैं। अब तो शांत हो जाओ। तुम्हारी मॉम डॉक्टर से बात करने गई है और मुझे इतना रोने वाला बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। भूल गए तुमने वादा किया था तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। मेरी भी कैसी किस्मत है। अपने छोटे से बॉयफ्रेंड को गोद में लेकर घूमना पड़ेगा। चलो, मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। दिव्या अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछता है। वह एकदम से चुप हो गया और नर्स के गले में अपनी बाहें डालकर अपने पैरों को हिलाने लगा। अब उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह रो रहा था। नर्स उसे लेकर जा ही रही थी कि तभी उसे किसी का फोन आ गया। वह दिव्या को वहीं बेंच पर खड़ा करके बोली, अंडरस्को, यहीं खड़े रहना, भागना मत। मैं बस बात करके आती हूँ। वह कॉल रिसीव करके कुछ दूरी पर जाकर बात करने लगी। वहीं दिव्या आसपास देखते हुए चिल्लाया, अंडरस्को, मम्मा। वह बेंच से कूद गया और लव को ढूंढते हुए आगे आगे जाने लगा। तभी वह एक रूम के बाहर आकर रुका। उस रूम से बहुत ही डरावनी आभा निकल रही थी। दिव्या को थोड़ा डर तो लगा, मगर वह थोड़ा खुराफाती बच्चा था। वह धीरे धीरे एक जासूस की तरह आगे बढ़ा और दरवाजे को हल्का सा खोलकर अंदर देखने लगा, जहां ज्यादातर अंधेरा ही दिख रहा था। दिव्या धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। वह बहुत ही धीरे धीरे आगे जा रहा था। उसकी नज़र सामने टेबल पर गई, जहां पर एक लैपटॉप रखा था। उस लैपटॉप को देखकर वह जल्दी से जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। लैपटॉप ऑन था। दिव्या बस बेवजह कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगा और कुछ टाइप करने लगा। उस लैपटॉप में कई लोग नजर आ रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि कोई इस रूम में था जो वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा था।
लैपटॉप से सभी इंसान दिव्या को देख पा रहे थे, पर किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसे सभी डर रहे हों। तभी दिव्या न्यूमेरिकल की दबाते हुए बोला, हेलो, आई एम दिव्या, क्या आप सबने मेरी मम्मा को देखा है? वह अभी यहीं पर आई थी। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। तभी एक आदमी अपने लैपटॉप पर दिव्या को जवाब देता है, नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। दिव्या ने लैपटॉप को जोर से मारा और गला फाड़कर चिल्लाने लगा, आह, मम्मा, मम्मा। कंटिन्यू। लव इस वक्त वार्ड में लेटी थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। तभी धीरे धीरे लव को होश आने लगा। इस बार उसके सिर में फिर से वही एक तेज दर्द उठा। वह अपने सिर पर हाथ रखते हुए उठकर बैठ गई और आसपास देखने लगी। पहले तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, पर धीरे धीरे जब सब साफ नजर आने लगा तो उसने नर्स को देखा, जो दिव्या की देखभाल करती थी। उसके बाद उसकी नज़र दिव्या के पर्सनल डॉक्टर पर गई, जो कि मिस्टर वर्मा थे। वह 28 साल के यंग और हैंडसम डॉक्टर थे। वह जितने खड़ूस थे उतना ही लव और दिव्या के लिए सॉफ्ट थे। लव आसपास देखती है, फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? डॉक्टर वर्मा अपना हाथ बांधते हुए उसे डांट कर बोले, एक बात बताओ, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर क्यों डालती हो? तुम्हें पता है तुम कॉरिडोर में बेहोश मिली थी। अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख पाओगी तो दिव्या का ध्यान कौन रखेगा? वह सब छोड़ो, मैंने तुम्हारा पूरा बॉडी चेकअप करवा दिया है। तुम्हारी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, बस तुम थोड़ा स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गई थी। ऐसा कौन सा स्ट्रेस है तुम्हें लव? लव कुछ नहीं बोलती। वह घूर कर डॉक्टर वर्मा को देखती है, फिर कुछ सोचकर बोली, मिस्टर वर्मा, आपने कहा कि आपने मेरा फुल बॉडी चेकअप कराया था। मैं जानना चाहती हूँ, क्या मेरे सिर में कुछ प्रॉब्लम है? डॉक्टर वर्मा गंभीर होकर बोले, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस स्ट्रेस लेना बंद करो, तब तक मैं दिव्या का चेकअप फिर से कर लेता हूँ। इतना कहकर वह नर्स की तरफ देखते हैं और गंभीर होकर में बोले, लीला, दिव्या को लेकर आओ। लीला भूल गई थी कि जब वह बात कर रही थी तब दिव्या भाग गया था। वह मुड़ी और चली गई। लव बेड से नीचे उतर गई। वह गहरी सोच में थी कि आखिर जो कुछ भी उसे याद आ रहा था वह क्या था, और उसने जिस आदमी को कॉरिडोर में देखा था वह क्यों उसकी यादों से मिल रहा था। ये सब सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। लव अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? डॉक्टर वर्मा परेशान होकर बोले, क्या हुआ लव? लव उनसे थोड़ा दूर होकर अपना सिर में हिला देती है, फिर वॉशरूम में चली जाती है। वह वॉश बेसिन के पास जाकर नल चालू करती है और उसमें अपना चेहरा धोकर जैसे ही सामने देखती है तो शॉक हो जाती है। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगते हैं। उसकी आंखों में कंफ्यूजन नजर आने लगा। उसके चेहरा पर कट का निशान था। उसने जब अपने कपड़े चेंज किए थे तब उसने वॉशरूम में अपना चेहरा भी नहीं देखा था, पर अब जब वह अपना चेहरा देख रही थी तो हैरान थी। वह अपने गालों पर हाथ रखकर शॉक होकर बोली, यहाँ पर एक छोटा सा कट का निशान था, वह कहाँ गया? लव जल्दी से अपनी शर्ट को अपने कंधे के नीचे करके देखती है और हैरान होकर कहती है, मेरे कंधे पर भी एक कट का निशान था। उसके बाद वह उस आदमी को याद करती है जिससे वह टकराई थी। वह खुद से बोली, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है, या फिर ऐसा मेरे साथ हो चुका है। वह जल्दी से अपना फोन निकालती है। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वह फोन ऑन करके देखती है और खुद से बोलती है, 1 जुलाई 2024, ये 3 साल पहले का साल क्यों शो हो रहा है? इस वक्त लव 20 साल की थी। फिर उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब मेरे साथ दोबारा हो रहा है और मुझे नया मौका मिला हो? अगर ऐसा है तो इस बार भी मुझे कोई ना कोई लेना जरूर आएगा। कहते ही वह अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। लव रिबर्थ जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करती। वह खुद को शांत करती है और इंतजार करने लगती है कि जैसा उसके साथ पहले हुआ था क्या वैसा ही उसका साथ फिर से होता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वह मान लेगी कि उसे दूसरा मौका मिला है खुद को और दिव्या को बचाने का। लव अपनी मुट्ठी कसते हुए अपनी आंखें बंद करती है तो उसे द्रांश की याद आती है, जिसे याद करके वह तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है और अपने होठों को टच करते हुए उसका शरीर कांप जाता है। लव की आंखों में धीरे धीरे नफरत और गुस्सा नजर आने लगा। वो खुद को मिरर में देखते हुए गहरी आवाज में बोली, हम कभी मिले ना थे, फिर भी एक उम्मीद थी कि तुम दिव्या के रक्षक बनोगे।
पर तुम तो वह भक्षक बन गए जिसने झूठा वादा किया था। यह मेरी गलती थी जो दिव्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे दी, पर यह गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी है, भरोसा करो तो खुद पर करो, वरना अपनी परछाई पर भी भरोसा मत करो। कहते ही लव हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी तरफ लीला हर जगह दिव्य को ढूंढ रही थी, पर दिव्य कहीं नहीं मिल रहा था। दिव्य इस वक्त एक वार्ड में खड़ा था और वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़े आदमी को देख रहा था। उसकी मासूम आंखें उस आदमी पर थी। वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़ा आदमी अपनी नजरें नीचे किए हुए कोल्ड नजरों से दिव्य को देख रहा था। उस आदमी की पर्सनैलिटी कमाल की थी। उसका ऑरा बहुत ही डरावना था। वह अपने एक कदम पीछे लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वह दिव्य को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को गेट आउट। दिव्य उस आदमी की आवाज सुनकर हल्का सा घबरा जाता है, पर फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर आंखें छोटी करके बोलता है, अंडरस्को आप कौन हैं? और आप दिव्य के वार्ड में क्या कर रहे हैं? वैसे क्या आपने दिव्य की मम्मा को देखा है? वह आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत खतरनाक आदमी है। बस उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा था, उसका पूरा शरीर ढका था। दिव्य की आवाज रोने जैसी हो गई थी। वह फिर से बोला, अंडरस्को नहीं देखा क्या मेरी मम्मा को? दिव्य को मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए। इतना कहकर वह वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। वह आदमी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वह गुस्से से बोला, अंडरस्को शट अप। दिव्य और भी जोर से रोने लगता है। वह वहीं टेबल पर रखे लैपटॉप को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। वह धीरे धीरे रूम के सभी सामान को तोड़ने लग जाता है। उसके रोने की आवाज सुनकर गार्ड्स, जो अभी अभी वहां आए थे, जल्दी से वार्ड के अंदर आ जाते हैं। वॉशरूम के डोर पर खड़ा आदमी गुस्से में बोला, अंडरस्को टेक इट फ्रॉम हियर। उसकी आवाज भरी थी और उतनी ही डरावनी भी। गार्ड डरते हुए दिव्य को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। इतने में दिव्य एप्पल उठाकर उनके ऊपर फेंकने लगता है, पर वह कई सारे गार्ड्स थे। ये देखकर दिव्य और जोर से रोते हुए वार्ड के बाहर की तरफ भागता है। अंडरस्को मम्मा, मम्मा। उसके पीछे भाग रहे गार्ड्स थे। आसपास मौजूद लोग हैरानी से उन सबको देख रहे थे। दिव्य एक नर्स के पीछे छिप जाता है। गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दिव्य तुरंत दूसरी तरफ चला गया, जिससे एक गार्ड नर्स के ऊपर गिर गया। नर्स गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। दिव्य भागते हुए अपनी पॉकेट से ढेर सारे कंचे निकालता है और वही रास्ते में फेंक देता है। गार्ड्स के पैर उन कंचों पर पड़ते ही सभी जमीन पर गिर गए। ये देखकर दिव्य हंसने लगा। दिव्य भागते भागते किसी से टकरा गया। तभी वह गार्ड जल्दी से चिल्लाए, अंडरस्को सर, इस बच्चे को पकड़िए, इसने बिग बॉस को परेशान किया है। वह आदमी आंखें छोटी करके दिव्य को देखने लगता है और एकदम से दिव्य की शर्ट को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। दिव्य चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को मम्मा, बचाओ बचाओ मम्मा। लव जो उधर ही आ रही थी, उसने जैसे ही चिल्लाने की आवाज सुनी, वह परेशान हो गई और भागते हुए उसकी तरफ आने लगी। जब उसने अपने सामने का नजारा देखा, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं। पर जब उसने देखा कि आदमी ने दिव्य को पकड़ा है, तो उसकी आंखें और भी ज्यादा ठंडी हो गईं। वह अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली, अंडरस्को अथर। उसकी आवाज में नफरत झलक रही थी और दिव्य के लिए डर था। दिव्य जैसे ही लव को देखता है, वह रोते हुए बोला, अंडरस्को मम्मा, मम्मा। अथर्व अपनी नजर घुमाकर लव को देखता है और ठहर सा जाता है। उसकी निगाहें लव से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि लव बहुत खूबसूरत थी। लव अथर्व के सामने जाकर जैसे ही दिव्य को पकड़ने की कोशिश करती है, अथर्व दिव्य को गोद में लेकर थोड़ा दूर हो गया और डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को इसने हमारे बिग बॉस को परेशान किया है। इतनी आसानी से हम इसे जाने नहीं दे सकते। अगर तुम इसे ले जाना चाहती हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। ये सब कहते वक्त उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट थी, पर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सीधा सादा इंसान हो। लव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। लव आराम से बोली, अंडरस्को दिव्य को छोड़ो, वरना आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। अथर्व ने देखा कि सभी गार्ड्स ने लव को चारों तरफ से घेर लिया है। ये देखकर वह एक्साइटेड होकर बोला, अंडरस्को फिर तो मुझे भी जानना है कि एक दुबली पतली और कमजोर सी लड़की क्या कर सकती है। ये सुनकर लव मुस्कुराने लगी। लव घूर के सबको देख रही थी। उसकी नज़र फिर अथर्व पर जाकर रुकी। अथर्व मुस्कुरा रहा था। लव को याद आया, ये इंसान उसके पिछले जन्म के हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड था, जो बहुत घटिया था।
उसने दिव्या के गालों को सहलाते हुए फ्लटिंग टोन में कहा, मिस, क्या तुम शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हो? लव अपना हाथ बांधकर खड़ी थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर अथर्व क्या शर्त रखता है। वही जिस रूम में थोड़ी देर पहले दिव्या गया था, वहां पर एक आदमी इस वक्त सोफे पर बैठा था। कुछ गार्ड्स उस जगह को सैनिटाइज करके जा चुके थे जहां पर दिव्या पहले खड़ा था। उस आदमी के हाथ में उसका फोन था जिसे वह घुमाते हुए कुछ सोच रहा था। उसकी गहरी आंखें साफ नजर आ रही थी जिनमें कोई भाव नहीं था। चेहरा ढके होने के कारण अभी भी उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। तभी वार्ड के अंदर एक आदमी आया। उसने डरते हुए कहा, बिग बॉस, बड़ी मैडम ने आपको एजेंट घर बुलाया है। ये सुनकर बिग बॉस की आंखें छोटी हो गई, पर कुछ सोचकर वो खड़ा हो गया और अपने ग्लव्स पहनकर बाहर निकल गया। गार्ड्स ने उसे 3 फीट की डिस्टेंस से घेरा हुआ था। बिग बॉस से एक अलग ही ऑरा निकल रहा था। गार्ड्स बिल्कुल भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अर्जुन मुस्कुराते हुए लव से बोला, अगर बेटा चाहिए तो बदले में तुम्हें मुझे एक किस देनी होगी। इतना कहकर वह अपने होठों की तरफ इशारा करता है। लव अपनी मुट्ठी बंद करके उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। ये देखकर अथर्व कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, पहली बार मिली हो तो गालों पर किस कर दो। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं सामने से कह रहा हूँ तुम्हें किस देने के लिए, वरना दिल्ली शहर की सभी लड़कियां मेरे पीछे पागल है। लव हल्का सा मुस्कुराए। अथर्व के आसपास जो गार्ड्स मौजूद थे वे भी मुस्कुरा रहे थे। दिव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। दिव्या को अपनी मम्मा को किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अथर्व के मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहा, दिव्या की मम्मा सिर्फ दिव्या की है। वह केवल दिव्या को किस कर सकती है या फिर दिव्या के डैडी को, आप जैसे गंदे अंकल को नहीं। इतना कहकर वह एक और पंच उसे मार देता है। देखने में ये पंच नॉर्मल था, लेकिन अथर्व को ही पता था कि उसे कितनी जोर से नाक पर लगी थी। पर अपने इमेज बचाने के लिए वह चुपचाप दर्द को सहन करके खड़ा रहा। लव को पता था कि दिव्या ने काफी जोर से मारा है, क्योंकि उसने दिव्या के लिए एक ट्रेनर हायर किया था। अथर्व गुस्से से दिव्या को जकड़ लेता है, फिर अपनी लाल आंखों से लव को देखकर बोला, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को इसी मंजिल से नीचे फेंक दूंगा और भूल जाओ कि कोई भी तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि मैं बिग बॉस का दोस्त हूं और कोई भी बिग बॉस के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। तो चुपचाप तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लव अदा के साथ धीरे धीरे अथर्व की तरफ बढ़ने लगती है। अथर्व को लगा वो उसे किस करने वाली है, लिए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। लव हल्का सा अथर्व की तरफ झुकी। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसने अपने एक हाथ से दिव्या के हाथों को पकड़ा और अचानक ही दिव्या को एकदम से लेकर हल्का सा नीचे झुकते हुए अथर्व के पीछे आ गई। उसने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर अथर्व के घुटने के बीच में जोर से मारा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया था। अथर्व की जोरदार चीख निकल गई। आहा! बिग बॉस जो वहीं से गुजर रहे थे, अचानक उनके कदम रुक गए क्योंकि उन्होंने भी यह आवाज सुनी थी। तभी उनके साथ मौजूद एक गार्ड ने कहा, बिग बॉस, ये तो अथर्व सर की आवाज है। ये सुनते ही बिग बॉस की आंखें गहरी हो गईं। उसने आवाज की दिशा में देखा और उधर जाने लगा। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। अथर्व जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। दिव्या ये देखकर हंसते हुए बोली, आया मजा। दिव्या की मम्मा ग्रेट है, पंगा मत लेना। लव अथर्व को एक और किक उसके घुटने के बीच में मारती है जहां उसने पहले मारा था। इस बार अथर्व की जान निकल गई। आसपास मौजूद गार्ड अपने होश में आए और सभी अथर्व को देखने लगे। तभी लव का फोन बजा। उसने फोन देखा और वहां से चली गई। वह जैसे ही गई वैसे ही दूसरी तरफ से बिग बॉस की एंट्री होती है। अथर्व चिल्लाते हुए बोला, पकड़ो उस लड़की को। सभी गार्ड आसपास देखने लगते हैं, पर तब तक लव जा चुकी थी। सभी लव को ढूंढने के लिए इधर उधर चले गए। बिग बॉस अथर्व से कुछ ही दूरी पर खड़े थे। उसकी ठंडी आभा को महसूस करके अथर्व की आंखों में चमक आ गई। वह अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके अपनी नजर उठाकर बिग बॉस को देखकर बोला, द्रांश। द्रांश अपनी आंखें छोटी कर लेता है, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि यहाँ हुआ क्या है। कुछ देर बाद अथर्व एक वार्ड के अंदर बैठा था। उसके एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा था जिस पर लव ने मारा था। डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाने के बाद गंभीर आवाज में बोले, आप ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगे। ये तो अच्छा हुआ सही समय पर इलाज मिल गया,
वरना आप जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते थे और आपके घुटनों का जोड़ पूरी तरह से टूट सकता था। जिसने भी आपको मारा है उसे अच्छे से पता था कि कहाँ मारना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। सोफे पर ड्रांच बैठा था, वो अथर्व को घूर रहा था। अथर्व अपने एक पैर को पकड़कर दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ बोला, अंडरस्को, मुझे वह लड़की चाहिए। मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई बेवजह मेरे साथ यह सब करने की। द्रांश ठंडी आंखों से उसे देखता है, जैसे पूछ रहा हो, कोई लड़की बेवजह तुम्हें क्यों मारेगी। उसके सवाल को समझकर अथर्व अपने दांत पीसता है, फिर मुंह बनाकर बोला, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बस उसके बच्चे के साथ खेल रहा था और उसने गुस्से में मुझे मार दिया। उसे पता चलना चाहिए कि मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। द्रांश उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और खड़े होकर निकल जाता है। ये देखकर अथर्व चिल्लाते रह जाता है और कहता है, सुनो, मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम लोग। द्रांश हॉस्पिटल के बाहर अपनी कार में बैठा था। उसने पैसेंजर सीट की तरफ देखते हुए अपनी भारी और कर्कश आवाज में कहा, पता करो क्या हुआ था कुछ देर पहले। पैसेंजर सीट पर बैठा इंसान, जिसका नाम कपिल था और जो द्रांश का असिस्टेंट था, वो घबराते हुए बोला, यस सर, और बिग बॉस एक बात है, वो परसों मैडम का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि आप 31 के हो चुके हैं। अगर आपने एक हफ्ते में खुद कोई लड़की अपने लिए नहीं ढूंढी तो वह अपने दोस्त की बेटी से आपकी मंगनी कर देंगी और एक हफ्ते बाद शादी करवा दूंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर द्रांश के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। हालांकि उसका चेहरा दिख नहीं रहा था पर उसकी आंखों से ही गुस्सा नजर आ रहा था। कार का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया था। कपिल डर के मारे चुपचाप बैठ गया और कार की सीट पर सिमट गया। कंटिन्यू। क्या द्रांश और लव मिलेंगे? कैसी होगी मुलाकात? क्या अथर्व लेगा लव से बदला? जानने के लिए बने रहे बीके स्टोरी पर।